चलिए देखिए, यह कोशिका के इस पार्ट का पूरा वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे। तो जिसका भी पार्ट छूट जाता है वो शुरू से वीडियो देख लिया करो। ठीक है। यह कोशिका भित्ति के बाह्य आवरण का निर्माण करता है। यह कोशिका भित्ति के बाह्य आवरण का निर्माण करता है। बाह्य आवरण का निर्माण करता है। ठीक है। सेलुलोज के जल अपघटन से सेलुलोज के सेलुलोज न कह के सेलुलोज कहो। सेलुलोज के जल अपघटन से सेलुलोज के जल अपघटन से बीटा डी ग्लूकोज की बीटा डी ग्लूकोज की एन इकाइयों का निर्माण होता है। एन इकाइयों का निर्माण होता है। तो देखो, स्टार्च से अल्फा डी ग्लूकोज का निर्माण होता था और इससे तुम्हारा सेलुलोज से बीटा डी इकाइयों का निर्माण होता है। यही तुम लोग को याद रखना है कि बीटा डी बनता है सेलुलोज से और स्टार्च से अल्फा डी बनता है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। और इसका सूत्र जो होता है वो C6H10O5 और इसका होल N होता है। ये तुम्हारा सेलुलोज है। जब इसका जल अपघटन कराया जाता है, मतलब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो N अणु लिए जाते हैं जल के। अब देखो, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 10 गो है जा, 2 गो है जा, 12 हो गया, और ऑक्सीजन 5 गो है जा, एगो है जा, तो 6 हो गया। यानी कुल मिला के C6H12O6 बन गया। इसके कुल N अणु बनेंगे, क्योंकि ये भी N है और ये भी N है। तो जल N मिल गया, सेलुलोज N मिल गया, दोनों मिला करके बीटा डी ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का नाम, ये ग्लूकोज का सूत्र है, सब लोग जानते हो, लेकिन ग्लूकोज का स्पेशल एगो नाम दे देते हैं, बीटा डी ग्लूकोज। एक तो लोग हम समझाए थे कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज दो तरह का होता है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह सुई तथा जूट में अधिक मिलता है। तो ध्यान रखना, एक नोट में लिख दे रहे हैं, यह ज्यादातर सेलुलोज सुई तथा जूट में मिलता है। यह सुई तथा जूट में अधिक मिलता है। जूट में अधिक मिलता है। अधिक मिलता है। ठीक है। अब इसके बाद ग्लाइकोजन है अगला। देखिए जी, ग्लाइकोजन क्या होता है। तो ग्लाइकोजन भी एक तरह का स्टार्च होता है। इसको जानवरों का स्टार्च कहा जाता है, ग्लाइकोजन। ठीक है। इसकी संरचना इसकी संरचना एमिलोपेक्टिन की तरह होती है। कल हम समझाए थे तुम लोगों को कि स्टार्च में दो तरह का संरचना होता है, एक को एमाइलोज बोलते हैं, दूसरे को एमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। तो इसकी जो संरचना होती है वो एमाइलोपेक्टिन के समान होती है। एमिलोपेक्टिन के समान होती है। ठीक है। परंतु यह एमिलोपेक्टिन से अधिक शाखित होता है। परंतु यह एमिलोपेक्टिन से परंतु यह एमिलोपेक्टिन से अधिक शाखित होता है। अधिक शाखित होता है, मतलब इसमें ज्यादा शाखा रहती है।
ठीक है। यह जंतुओं में पाया जाता है। यह जंतुओं में पाया जाता है। जंतुओं में पाया जाता है तथा इसे जंतु स्टार्च कहा जाता है। तथा इसे जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, कम हो जाती है, तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोजन यकृत मस्तिष्क, यकृत हमारे शरीर में होता है और मस्तिष्क भी हमारे शरीर में होता है। यकृत मस्तिष्क और मांसपेशी में पाया जाता है। यकृत मस्तिष्क एवं मांसपेशी में पाया जाता है। मांसपेशी में पाया जाता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लेते थे। और एमिलोपेक्टिन से यह अधिक शाखित होता है, जंतुओं में यह पाया जाता है। इसे जंतु स्टार्च भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च कहा जाता है। और जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो ये खुद ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन नाम एक ही जैसा है ग्लूकोज, उसमें ये टूट जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। और ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यकृत मांसपेशी और मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट का महत्व। कार्बोहाइड्रेट का शरीर में जीवन में क्या महत्व है। कार्बोहाइड्रेट का महत्व देखिए जी, सबसे पहला पॉइंट, यह हमारे आहार का प्रमुख अवयव है। ठीक है, शरीर के लिए बहुत जरूरी चीज है कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे आहार के लिए कार्बोहाइड्रेट का लेना बहुत जरूरी है। यह हमारे आहार तथा आहार का प्रमुख अवयव, यह हमारे आहार का प्रमुख अवयव तथा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। और इसके बाद अगला पॉइंट है दूसरा, जो पादपों की संरचना होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। पादपों की संरचना और सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। संरचना सेलुलोज से होती है। संरचना नहीं, रचना कहेंगे।
पादपों की रचना जो होती है वो सेलुलोज से होती है, और सेलुलोज क्या होते हैं? सेलुलोज तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो पादपों की रचना सेलुलोज से होती है। अतः इसका उपयोग फर्नीचर बनाने, अतः इसका उपयोग फर्नीचर बनाने, पादपों की रचना सेलुलोज से होती है, अतः इसका उपयोग फर्नीचर बनाने, कागज वस्त्र उद्योग में, कागज वस्त्र उद्योग में, उद्योग में शराब बनाने में किया जाता है। शराब बनाने में किया जाता है। शराब बनाने में किया जाता है, याद रखिएगा। और तीसरा पॉइंट है, न्यूक्लिक अम्ल में, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल हमारे शरीर में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल में राइबोज, न्यूक्लिक अम्ल में राइबोज एवं डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज राइबोज शर्कराएं पाई जाती हैं। शर्कराएं पाई जाती हैं जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं। राइबोज शर्कराएं पाई जाती हैं जो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। क्या बोला है? क्या बोला क्या है? सर बोलना चाहिए, मुझे सर भी उसमें पढ़ाते हैं। अरे बोलते कि उसमें जो अपना सर पढ़ाते हैं। प्रोटीन प्रोटियोज से बना है। दुकान वाला क्लास क्या था तुम? क्या बोला? हाँ। हम्म, ठीक है। देखो, प्रोटीन प्रोटियोज से बना हुआ है, इसका अर्थ प्राथमिक तथा अति महत्वपूर्ण होता है। प्राथमिक तथा अति महत्वपूर्ण है।
बोलो। चलो जी। तो प्रोटीन प्रोटीओज से बना होता है जिसका अर्थ प्राथमिक तथा अति महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। यह मूंगफली यह मूंगफली दाल यह मूंगफली दाल, मांस, मछली तथा अंडे में पाया जाता है। दाल, मांस, मछली तथा अंडे में पाया जाता है। तथा अंडे में पाया जाता है। अंडे में पाया जाता है, ठीक है। और प्रोटीन को बनाने वाली इकाई कौन है? तो प्रोटीन को बनाने वाली मूलभूत इकाई, ये याद कर जाना क्योंकि ये परीक्षा में पूछता है। मूलभूत इकाई अल्फा एमिनो अम्ल होता है। अल्फा एमिनो अम्ल होता है, ठीक है। तो अब अल्फा एमिनो अम्ल क्या होता है वो आगे अगले पेज में बता देते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक होता है, ठीक है। चलो जी। तो सबसे पहले समझो कि अमीनो अम्ल क्या होता है। तो नाम से समझ में आ रहा है कि अमीन होगा और अम्ल होगा। तो लिखेंगे कि जिस यौगिक में या कार्बनिक यौगिक में भी लिख सकते हो, जिस कार्बनिक यौगिक में जिस कार्बनिक यौगिक में जिस कार्बनिक यौगिक में अमीन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल अमीन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील समूह के रूप में कार्य करते हैं। क्रियाशील समूह के रूप में कार्य करते हैं। कार्य करते हैं। अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अमीनो अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि दोनों रहता है तो अमीनो अम्ल कहते हैं उसको। तो इसका पहचान का तरीका क्या है? इसको COOH पे NH2 और R से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। अब देखो जी, COOH और NH2 के स्थिति के आधार पर इसका और इसका स्थिति देखेंगे हम, और इनके आधार पर हम अमीनो अम्लों को वर्गीकृत करते हैं कई भागों में। तो अब हम देखने जा रहे हैं अमीनो अम्ल का वर्गीकरण। अमीनो अम्ल क्या होता है ये समझ गए। अब हम देखते हैं कि अमीनो अम्ल का वर्गीकरण करना है कि कितने तरह का होता है। तो अमीनो अम्ल का वर्गीकरण हम कई तरीके से करते हैं। सबसे पहले COOH COOH के सापेक्ष COOH के सापेक्ष
NH2 समूह की स्थिति के आधार पे, NH2 समूह की उपस्थिति के आधार पे आधार पर देखो जी, COOH कहाँ है, NH2 कहाँ है, इसके आधार पे हम बांटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो पहला है हमारा अल्फा एमिनो अम्ल। अल्फा एमिनो अम्ल, तो जो ऊपर में हम संरचना बताए हैं वो अल्फा एमिनो अम्ल होता है। इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो लिखेंगे जिस एमिनो अम्ल में जिस एमिनो अम्ल में जिस अमीनो अम्ल में COOH तथा NH2 समूह एक ही कार्बन पर उपस्थित रहते हैं, एक ही कार्बन पर उपस्थित रहते हैं उसे अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। उसे अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। उसे अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। अब जैसे देखो उदाहरण के लिए ग्लाइसिन, COOH, ठीक है, CH2NH2। तो देख सकते हो कि इसी कार्बन पे ये COOH भी है और इसी कार्बन पे NH2 भी है। तो ये तुम्हारा कैसा हो गया, तो अल्फा अमीनो अम्ल हो गया। तो इसको हम लोग ग्लाइसिन कहते हैं। इसी तरह से एलानीन होता है। एलानीन कैसा होता है, तो उसमें हम लोग COOH रखते हैं, COOH, CH पे CH3, और इधर में तुम्हारा क्या रहता है, NH2 रहता है। तो देख सकते हो कि जिस कार्बन पे NH2 है उसी कार्बन पे COOH है। तो इसीलिए ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप हो गया, अल्फा एमिनो अम्ल हो गया। तो याद रखना इस बात को कि अल्फा एमिनो अम्ल के ये तुम्हारे उदाहरण हो गए इत्यादि, ठीक है। और CH पे क्या रहेगा, ये ग्रुप समझना है तुमको। तो CH पे रहेगा तुम्हारा 2 CH3, 2 CH3 रहेगा, 1 NH2 रहेगा। इस समूह को, ये तुम्हारा अल्फा एमिनो अम्ल हो गया, देखो क्योंकि COOH और NH2 दोनों एक ही कार्बन पे है। तो जब एक ही कार्बन पे दोनों रहता है तो उसको हम लोग अल्फा एमिनो अम्ल बोलते हैं। तो इसी कार्बन पे देखो इधर ये COOH है और नीचे NH2 है। तो जब दोनों लोग एक ही समूह पे रहेगा तो उसको हम लोग अल्फा एमिनो अम्ल बोलते हैं। अब इसी तरह से बीटा अमीनो अम्ल किसको बोलते हैं, देखो जी, तो बीटा अमीनो अम्ल, अब ये सब का उदाहरण आपको नहीं जानना है, आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप जान लीजिए किसको बोलते हैं। तो बीटा अमीनो अम्ल के लिए आपको जानना है कि COOH रहेगा, ठीक है, CH2 रहेगा, CH पे NH2 रहेगा, NH2 रहेगा, और इधर R लगा देंगे, R माने कुछ को लग सकता है। तो इसको हम बीटा अमीनो अम्ल बोलते हैं, क्योंकि देखो इसके बगल वाले कार्बन पे NH2 लगा है। और इसी तरह से होता है तुम्हारा गामा एमिनो अम्ल। तो गामा एमिनो अम्ल बोलेंगे तो एक और कार्बन आगे बढ़ जाएगा, उस पे NH2 लगेगा। तो देखिए जरा, COOH तो रहेगा और फिर तुम्हारा CH2 रहेगा, और अब की बार एक और कार्बन आगे बढ़ेगा, CH2 और CH पे NH2। तो अब की बार आप देख रहे हैं R माने कुछ वो लग सकता है इधर, तो ये गामा एमिनो अम्ल हो गया। और इसी तरह से तुम्हारा होता है डेल्टा एमिनो अम्ल। 4 तरह का ये होता है। NH2 का जगह देख रहे हो बदल रहा है बार बार, तो NH2 जो है वो बार बार बदल रहा है, और उसकी स्थिति के आधार पर ही हम इसको बांट रहे हैं।
तो COOH तो रहेगा, CH2, ठीक है, CH2। इस बार 3 गो था तो चौथा पे लगेगा, CH पे NH2 लगेगा, और इधर कुछ भी लग सकता है, इधर का पता नहीं है। लेकिन इस तरह का अमीनो अम्ल जो मिलेगा उसको डेल्टा अमीनो अम्ल बोलेंगे। और तीसरे पे देखो, दिमाग लगाना, 1 2 3 4, चौथा पे लगा तो गामा अमीनो अम्ल, तीसरा पे लगा तो बीटा अमीनो अम्ल, और चौथा पे लगा तो, सॉरी, पांचवा पे तो डेल्टा अमीनो अम्ल। और दूसरा पे ही लग गया तो उसको अल्फा अमीनो अम्ल एक, और ये दूसरा, और ये तुम्हारा तीसरा था। देखो 1 2, दूसरा पे ही NH2 लग गया है, ये जो दूसरे के पे NH2 लग गया है, तो दूसरा पे NH2 लगे तो अल्फा, तीसरा पे तो बीटा, और चौथा पे तो गामा, और पांचवा पे तो डेल्टा। याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और अगला वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर तो अल्फा अमीनो को प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। देखो जी, अल्फा एमिनो अम्ल को अल्फा एमिनो अम्ल को प्रकृति के आधार पर प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है उदासीन अमीनो अम्ल। पहला होता है उदासीन अमीनो अम्ल। उदासीन अमीनो अम्ल, ठीक है। तो उदासीन अमीनो अम्ल में कैसे जानेंगे? वैसा अमीनो अम्ल वैसा अमीनो अम्ल जिसमें NH2 समूह की संख्या NH2 समूह की संख्या एवं COOH समूह की संख्या COOH समूह की संख्या एक दूसरे के एक बराबर होती है। एक बराबर होती है, उसे उदासीन अमीनो अम्ल कहते हैं। उसे जिसमें दोनों बराबर रहे उसे उदासीन अमीनो अम्ल कहते हैं। उदासीन अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसा शुरू में हम बताए थे, जो तीनों नाम वो उदाहरण हो जाएंगे। जैसे ग्लाइसिन हो जाएगा, ग्लाइसिन का चित्र आपके सामने बनाया हुआ है। एलानीन हो जाएगा, वेलिन हो जाएगा। तीनों नाम जो बताए थे वो याद कर जाइए, इत्यादि। क्योंकि एका को COOH, एका को NH2 दोनों में मौजूद है। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद दूसरा होता है अम्लीय अमीनो अम्ल। तो नाम से बुझा रहा है कि अम्ल ज्यादा होगा। अम्ल ज्यादा होगा तो अम्लीय अमीनो अम्ल बोल रहे हैं। अम्लीय अमीनो अम्ल तो लिखेंगे कि अमीनो अम्ल में जिस अमीनो अम्ल में COOH समूह की संख्या COOH समूह की संख्या NH2 समूह की संख्या से NH2 समूह की संख्या से अधिक होती है, अधिक होती है
उसे अम्लीय अमीनो अम्ल बोलते हैं। उसे अम्लीय अमीनो अम्ल कहा जाता है। अमीनो अम्ल कहा जाता है। एस्पार्टिक अम्ल, जैसे एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल एवं ग्लूटामिक अम्ल एवं ग्लूटामिक अम्ल। और इसके बाद से तीसरा होता है क्षारीय अमीनो अम्ल। क्षारीय अमीनो अम्ल, तो जिसमें सी NH2 समूह की संख्या ज्यादा होगी, तो लिख सकते हैं जिस अमीनो अम्ल में NH2 समूह की संख्या, NH2 समूह की संख्या COOH समूह की संख्या से अधिक हो, COOH समूह की संख्या से अधिक हो, संख्या से अधिक हो, क्षारीय अमीनो अम्ल कहलाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो सब, मीटिंग समाप्त होने वाला है। क्षारीय अमीनो अम्ल कहलाते हैं। जैसे एस्पार्जिन और ग्लूटामिन। मीटिंग समाप्त होने वाला है। स्क्रीनशॉट लो पहले, बाद में हाथ उठाना। ग्लूटामिन इत्यादि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनका बाकी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शुरू से पहला पेज।